गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में आज दूसरा पार्ट है और मैं ये आशा करता हूँ लगभग आपका सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर से आपका क्वेश्चन करा देंगे बेहतर तरीके से, और ये आशा भी करते हैं ईश्वर से कि लगभग इसी से आपका क्वेश्चन मिल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज आपका दूसरा पार्ट है महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में। आज दूसरा पार्ट लिए हम जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। तो हम लोग आइए एक एक क्वेश्चन को क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है -12/7 गुणे -14/27। इस तरीके से -12/7 गुणे -14/27 एक ब्रैकेट में लिखा गया है, फिर माइनस का चिन्ह लगा है। -8/45 गुणे 9/16। इसको कह रहा है सरल कीजिए। इसका मतलब जो भी चिन्ह लगा है उस चिन्ह का प्रयोग करके आप इसको क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। ये आया था डीएलएड 2018 का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैंने गुणा भाग आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बेहतर तरीके से बता दिया है। तो आप पहले ब्रैकेट वाला देख लीजिए क्या करना है। जो कट रहा उसको काट दीजिए। 7 से 7 दूनी 14, -2 आया। 3 से काटोगे 3 चौक 12 और 3 नवा 27। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो आपका कितना हो गया, प्लस हो गया। 4 दूनी 8, 8/9। माइनस लगा दीजिए। इधर आप देखेंगे 8 करने में 8, 8 दूनी 16। यहाँ इसका मतलब -1 अभी है। 9×5 = 45। तो माइनस और माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा, आप अभी रहने दीजिए। -1 कितना हो गया, 10। अब माइनस माइनस का गुणनफल कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8/9 प्लस 1/10। एलसीएम लिखे इसको जोड़ दीजिए, भिन्नों का जोड़ है। तो आपका हो जाएगा 10 9 90। एलसीएम हो जाएगा, 9 से आप भाग दोगे 10 आएगा, 10 8 80 प्लस 9 कितना हो गया, 89/90। इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, कितना आएगा, 89/90। बहुत सरल क्वेश्चन था, 1 नंबर का। याद रखिएगा बच्चों, डीएलएड में अगर आप नहीं गणित पढ़े हो, थोड़ा सा भी मेहनत करो। रोज आप 1 घंटा आधा घंटा जो भी गणित में समय देंगे तो आपको बीटीसी में कोई नहीं रोक पाएगा कि आप बढ़िया मार्क नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा प्रयास करिए। और जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। गणित का जो पार्ट है बीटीसी का, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 20 तक ये आपका डीएलएड 2019 में आया हुआ था। कह रहा है संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। मैंने बताया था समांतर माध्य बराबर क्या होता है। अभी कल भी एक क्वेश्चन हुआ था। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x/n
n। ठीक, अब 1 से 20 तक सम संख्या, तो आराम से आप सम संख्या काउंट कर सकते हैं। कौन कौन सा सम संख्या? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। और कितनी संख्या आएगा? n का मान कितना आएगा? 10 आएगा। तो जब n का मान 10 आएगा तो इसका मतलब बटे में कितना आपको लिख देना है? 10। अब आप इसको क्या कर दीजिए, जोड़ देंगे। जोड़ने पे 6 4 10 2 12, 12 8 20, 10 30, 12 42, 42 8 50, 6 56, 16 56 4 60, 70 2 72, 18 90 20 110। तो आपका कितना है? 110 बटे 10। काट दो के कितना आया? 11। तो इसका समांतर माध्य 1 से 10 20 तक सम संख्या कह सकता है। 1 से 20 तक विषम संख्या कहेगा। तो जब 1 से 20 तक विषम संख्या कहेगा तो आप क्या काउंट करोगे? 1 3 5 7 इस तरीके से लगाओगे। लेकिन अगर यही कह दे 1 और 20 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या है, सॉरी समांतर माध्य क्या होगा, तो आप 20 काउंट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर यही चीज कह दे 1 से 20 के बीच, तो बीच में कह रहा है, इसका मतलब 20 काउंट नहीं होगा। 20 काउंट नहीं होगा। n का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है उस तरीके से आप इसको हल करेंगे। 1 से 50 तक दे सकता है, या कह दे 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो अभाज्य संख्या मैंने बताया जो स्वयं से करता है, जैसे 2 3 5 7 ये सब क्या है आपके। 20 तक आप अभाज्य संख्या लिख के फिर पदों की संख्या आप देख लोगे, उसी से क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। तो कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य होता है कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो इस तरीके से समांतर माध्य आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका 16 में भी आया हुआ है और 17 में भी आया हुआ है। तो ये आपका बारंबारता दिया है। तो बारंबारता के लिए सारणी आप बना लीजिए। यक्स भार इसमें दिया है किलोग्राम में, ठीक। यफ ये बारंबारता है, और यफएक्स, यफएक्स इसका मतलब यक्स यक्स गुणे यफ। इस तरीके से 3 कॉलम आप बना लीजिए। भार किलोग्राम में दिया हुआ कितना दिया है? 40। इसकी बारंबारता कितना दिया है? 4। फिर भार दिया है 42, बारंबारता दिया है 12। फिर 43, बारंबारता दिया है 18। 44, बारंबारता दिया है 10। उसके बाद 45, बारंबारता दिया है 6। अब एफएक्स का मतलब ये होता है कि क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप गुणा कर दीजिए। 4 से 4 चौक 16, 160। 12 से 12 दूनी 24 के 12 दूनी 24 के 4, 12 चौक 48, 49, 50, 504। 18 से 18 तियाँ 54 के 4, और 18 चौक 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चौक 72,
72 और 5, 72 और 5 कितना हो जाएगा? 77। 77 हो गया। उसके बाद में अगला आपका 10 से 44 में करोगे तो 440 हो जाएगा। फिर 6 पाँचे 30, 6 चौक 24 और 3 24, 25, 26, 27। ये आपका बारंबारता दिया है 50 शिक्षार्थियों का। इसका मतलब जो यक्स का मान आएगा वो कितना आएगा? 50। ये क्लियर है। वैसे भी आप जोड़ सकते हो 18 और 12 कितना हो गया? 30, 10 40, 6 4 10, 40 10 50। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो जोड़ने पे आपका आएगा 2148। कितना आएगा? 2148 आएगा। अब समांतर माध्य आप ज्ञात कर दीजिए। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान यक्स। यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा 2148/50। आप क्या कर दो, आप भाग दे दीजिए, नहीं तो इसको और आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 आठे 16 के 6, 2 चौक 8 एक 9, 2 अकन्ने में 2, 2 दूनी 4, 4296/100। और किसी संख्या में जब 100 से भाग दिया जाता है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाता है। इसका मतलब हो जाएगा 42.96। आपका कितना आएगा आंसर? 42.96। तो इस तरीके से अगर आपका बारंबारता दिया हुआ है तब समांतर माध्य हो जाता है सिग्मा एफ एक्स अपान यन या यक्स, जो भी दिया है। पदों की संख्या पूरा आप जोड़ भी अगर नहीं दिया है तो आप इसको पदों की संख्या में यह बारंबारता जो है वो दिया गया है। उसके बाद एफ एक्स को क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे, फिर एफ से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। इसको कहीं कहीं एफ भी लिखा जाता है। अगर बारंबारता तब भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो आप आराम से समांतर माध्य इसको निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। क्या कह रहा है? प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। आपका डीएलएड 2018 में आया हुआ है। सिर्फ फार्मूला लिख देना है और क्या किसका मतलब होता है यही बस लिख देना, 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 के पावर क्या होता है? इसी को ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 के पावर एन। यही इसका प्रतीकात्मक रूप है। ए क्या है? अमाउंट है। पी क्या है? प्रिंसिपल है। उसके बाद में आर क्या है? रेट है। उसके बाद एन क्या है? टाइम है। यही सिर्फ आपको लिख देना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय। इसी को
ए बराबर लिख सकते हो P 1 + r/100 के पावर n। इसी को लिख के आप बता दीजिए कौन क्या है, आपका जवाब क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो पहले आप क्या करेंगे, मिश्रधन निकाल लेंगे और चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को क्या करेंगे, घटा देंगे, आपका ब्याज क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी आपको दिखाए थे ए बराबर क्या होता है, P कोष्टक में 1 + r/100 के पावर। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 + r/100 के पावर n। अब 1000 क्या दिया है, 1000 मान दिया किसका, P का। दर क्या दिया है, r बराबर 10%। समय n का मान कितना दिया है, 2 वर्ष। तो आप इसी फार्मूले पे रख दीजिए। a बराबर हो जाएगा P कोष्टक में a बराबर हो जाएगा, P का मान कितना दिया है, 1000, 1 + दर 10/100 के पावर n का मान कितना है, 2। 1 0 काट दीजिए। अब आपका हो जाएगा 1000, 10 अकन्ने में 10 1 11, 11/10 के पावर स्क्वायर। इसका मतलब कितनी बार, 2 बार। तो ये आपका हो जाएगा 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 1 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 1 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 10 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 1210 रुपया। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया, ये आया चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया, 1210 रुपया। और चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को क्या करेंगे, आप घटा देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन कितना दिया है, 1210 माइनस मूलधन कितना दिया, 1000। तो कितना आ जाएगा, 210 रुपया। ये आपका निकल के आया है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो पहले मिश्रधन आप निकालोगे इस फार्मूले से, उसके बाद जो आएगा उसमें से मूलधन को क्या करेंगे, आप घटा देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन ब्याज कितना आएगा। लेकिन याद रखिएगा, समय वार्षिक अगर चल रहा है तो समय भी वार्षिक होगा, अगर अर्धवार्षिक चल रहा है तो अर्धवार्षिक समय भी होगा। इस बिंदु को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ब्याज वार्षिक नहीं छमाही दे हो रहा है तो 2 वर्ष का रहा है, तो 2 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 4। तो n का मान कितना हो जाता, 4 हो जाता। याद रखिएगा, जिस दर से दर जिस हिसाब से है, छमाही है, तिमाही है, उसी हिसाब से आप समय को भी परिवर्तित कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग देखते हैं। यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 डिग्री है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। वृत्त में टोटल जो अंशमान होता है, टोटल अंशमाप जो होता है पूरे वृत्त में इस तरीके से है, तो पूरे कितने डिग्री का होता है, मैंने बताया पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का कोण होता है।
तो इसमें कह रहा लघु चाप का अंशमान, लघु चाप का अंशमान कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 70 डिग्री। तो कह रहा दीर्घ चाप का अंशमाप कितना होगा? तो दीर्घ चाप का अंशमाप आपका हो जाएगा 360 माइनस 70। घटाओगे कितना आएगा? 290 डिग्री। कितना आएगा? 290 डिग्री। इस तरीके से इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको 360 में से 70 क्या करना था? घटा देना था। क्यों? क्योंकि टोटल जब 360 डिग्री बन रहा है, टोटल 360 बन रहा है, इसमें से ये 70 दिया है, तो ये पूछा जाए कितने अंश का होगा, तो 360 में से आप क्या कर दीजिए? 70 को घटा दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है यदि 5 की पावर 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप क्या होगा? इसका लघुगणक रूप क्या होगा? ये DILED 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 5 की पावर 3 बराबर 125, इसको कह रहा लघुगणक के रूप में आप लिख दीजिए। तो याद रखिएगा ये जो आधार है वो आधार रहेगा ही, लाग में भी वो आधार रहता है, आधार 5। और जो ये मान होता है 125 बराबर कितना हो जाएगा? 3। आधार 5 लाग 125 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी के रूप में आपको लिखना था। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है। उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ की मापे। इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो घनाभ का आयतन बराबर आप जानते हो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो पहले इसको आप मान लीजिए। माना घनाभ की लंबाई कितना है? 4x, चौड़ाई कितना हो जाएगा? 5x, और ऊंचाई 6x। आयतन के बराबर कर दीजिए तो घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुणे B गुणे H। आयतन दिया हुआ है 960 बराबर लंबाई 4x गुणे 5x गुणे 6x। तो x 3 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा? 6 5 30, 30 गुणे 4, 4 3 12 120। तो ये क्या हो जाए? x क्यूब हो जाएगा। याद रखिएगा 120 x क्यूब बराबर 960। तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 960 बटे 120। एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 8 96। x क्यूब बराबर कितना है? 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? घनमूल का चिन्ह लग जाएगा 8। अब 8 का घनमूल कितना होगा? इसको आप कर दीजिए इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 मूल लगा के। अगर 3 मूल लगा है तो 3 3 3 का जोड़ा चलेगा,
4 मूल लगा है तो 4 का जोड़ा, इसका मतलब 3 लगा, एक जोड़ा कंप्लीट है, 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आया, 2 आया। अब उसके बाद लंबाई पूछा है, तो लंबाई बराबर 4x या 4 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई दिया है 5x, तो 5 गुणे 2 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपका दिया है 6x बराबर 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से अलग अलग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आप काउंट कर सकते हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी क्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।